सो दोस्तों देखिए वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया है, मानता हूँ। पर मेरा थोड़ा सा एग्ज़ाम्स आ रहा है, इसलिए ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। फिर कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पिछली वीडियो ने हमने कंप्लीट किया था चार्टर एक्ट 1793, और इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं चार्टर एक्ट जो भी रह गया था। देखिए चार्टर एक्ट 4 चार्टर एक्ट से 1813, 1833, 1853 और जो मैंने कंप्लीट किया था 1793। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 एंड 1853। सो इसमें फीचर्स है, जनरली हम लाइन बाय लाइन टच करते हैं। इट एबोलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, that is the Indian trade was thrown open to all British merchants. However, it continued the monopoly of the company of a trade in tea and trade with China. So माफ़ कीजिए, हमारे देश में ब्रिटिशर्स इसलिए आए थे कि वो ट्रेड करें। रूल तो बाद में शुरू किया, पर रूल करने के बाद भी जब से रूल शुरू हुआ तब वो रूल के कि ट्रेड में भी हम मोनोपोली करेंगे। इंडिया में हर एक क्षेत्र में हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारा ही मोनोपोली रहेगा, कंट्रोल हमारा ही रहेगा। यही ट्रेड मोनोपोली को और भी इंक्रीज किया गया इस एक्ट के अंदर। इट एसेटेड द सोवेरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया। ब्रिटिश क्राउन के सोवेरेनिटीज, उनके सुपरियरिटी को भी कंपनी के टेरिटोरी के ऊपर, मतलब इंडिया में जो कंपनी के टेरिटोरीज थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रिंसली स्टेट्स, नहीं, प्रिंसली स्टेट्स कंपनी के टेरिटोरी नहीं थे। जो कंपनी के टेरिटोरी थे उन्हीं एरियाओं में ब्रिटिश क्राउन के सोवरेनिटी को, मीन्स सुपीरियरिटी को एजर्टेड किया गया, बढ़ा दिया गया। देखिए और भी देखते हैं क्या है। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। देखिए हमारे देश में हिंदू ज़्यादा थे, मुस्लिम्स जनरली शुरू हो ही गए थे क्योंकि इसके पहले मुगल रूल था, दिल्ली सल्तनत रूल था। क्रिश्चियंस नहीं थे। ब्रिटिशर्स बड़े चालाक थे, उन्होंने पहले ट्रेड के लिए आया, रूल स्टार्ट किया, उसके साथ साथ धर्म का भी प्रचार करना शुरू कर दिया। इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने देश से ही मिशनरीज को बुलाया। मिशनरीज का मतलब समझते हैं ना, हमारे जैसे धर्मगुरु, क्रिश्चियन धर्मगुरुओं को बुलाया। और वो क्यों आए? एनलाइटनमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को, हमारे देश के लोगों को धर्म परिवर्तन करने। ये एक बड़ा इशू है, आज के दिन में भी एक बड़ा इशू है धर्म परिवर्तन। हम डेली अगर न्यूज़ देखेंगे तो धर्म परिवर्तन के इशू में हर बार डिस्कशन होता रहता है। अभी भी आप लगाएं, कोई भी चैनल लगाए, न्यूज़ चैनल, धर्म परिवर्तन के बारे में डिस्कशन चलता रहता है। ये तब से आ रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ये वाला टेक्नोलॉजी भी अप्लाई करने लगे थे। इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहैबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटोरीज इन इंडिया। देखिए उनके आने से पहले हमारे देश में गुरुकुल सिस्टम था, बहुत ही अच्छा सिस्टम था। विश्वास नहीं करेंगे, उसी एजुकेशन सिस्टम में भी आदर्श था, परंपरा था, प्रतिष्ठा था। अमिताभ बच्चन मत समझिए मुझे, मैं बता रहा हूँ। एक एजुकेशन सिस्टम था इंडिया में जिसकी वजह से ही भारत विश्वगुरु था। वेस्टर्न एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, आज भी इसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं। देखिए हम आज कह रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को उतना एजुकेट नहीं कर रहा है, पर ये एजुकेशन सिस्टम है कैसा? ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ही तो है ना, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ही तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बन गया है। देखिए मना नहीं कर रहा हूँ वेस्टर्न नहीं होना चाहिए, वेस्टर्नाइज होना चाहिए, पर कुछ ही क्षेत्रों में, कुछ ही क्षेत्रों में डेवलपमेंट जरूर होना चाहिए, पर अपनी कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, अपने कल्चर को साथ लेना चाहिए। पर हमारे में क्या है, यही प्रॉब्लम है कि वेस्टर्नाइज ही वेस्टर्नाइज करते रहे, मतलब हमारे कल्चर को एकदम नीचा देखने लगे हैं लोग। वैसा नहीं करना चाहिए।
इसीलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम जरूर ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसे डिमोलिश कर दे, ऐड करें। इससे बच्चों को फ़ायदा होगा, बच्चे जानेंगे हमारे कल्चर क्या है, हमारा संस्कृति क्या है, उसके साथ ये भी जानेंगे। तो ब्रिटिश ये भी करने लगे, धर्म परिवर्तन, और एजुकेशन सिस्टम में भी घुसेड़ दिया। इट ऑथराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। देखिए आप सोचेंगे प्रेसिडेंसीज तो था, बॉम्बे हो या मैड्रास प्रेसिडेंसी हो, कलकत्ता प्रेसिडेंसी हो, उन प्रेसिडेंसीज के अंदर भी लोकल गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश किया गया था। पढ़ेंगे हम सब। लोकल गवर्नमेंट्स मीन्स उन प्रेसिडेंसीज के अंदर जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्हीं में जो रहते थे कर्मचारी, राजाओं के लोग, वही सर्वेंट्स होते हैं ना गवर्नमेंट के। माना कि उनके प्रिंसली स्टेट्स में ब्रिटिश रूल नहीं करते थे, पर उनके और ब्रिटिश के बीच में अलायंस हुआ करता था कि ब्रिटिश उन्हें नहीं कुछ भी उन्हें इंटरफेयर नहीं करेंगे, और बल्कि उनके लोग ब्रिटिश लोगों को सहायता करेंगे। यही कुछ सहायता, जैसे कि टैक्सेस, जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनके प्रिंसली स्टेट से जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो कौन करता था ना, प्रिंसली स्टेट्स के सर्वेंट्स। जो भी कंपनी के टेरिटोरी थे उनमें से टैक्स कौन कलेक्ट करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। यही होता था पहले। और जो टैक्स पे नहीं करते थे उन्हें सजा मिलता था। देखिए बहुत ही घटिया सिस्टम था। देखिए माना कि ब्रिटिशर्स कुछ क्षेत्र में इंडिया के लिए भला करके गए हैं, लेकिन मेजर है एजुकेशन सिस्टम, जिसका बैकड्रॉप हम आज भी महसूस कर सकते हैं। हम आज कह रहे हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं, क्यों कह रहे हैं यार? हम ही तो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे रहे हैं ना। वही प्रॉब्लम है, ज़्यादा बोलने से मुझे गाली देंगे। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये किसके बारे में था? चार्टर एक्ट 1813 के बारे में था। 1833 में क्या गया जरूर देखिए। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश। देखिए सेंट्रलाइजेशन फर्स्ट थिंग ये है कि शुरू कब हुआ था। जरूर आप पूछेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, पीट्स इंडिया एक्ट से ही शुरू हो गया था सेंट्रलाइजेशन, तभी से स्टार्ट हो गया ना। पर इस चार्टर एक्ट 1833 फाइनल पड़ाव था, फाइनल स्टेप था ब्रिटिश सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंडिया को। सो इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखा तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनके पोस्ट, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, उसके बाद अभी इसी चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया, और उन्हीं में ही ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स को वेस्टेड किया गया। देखिए सारा का सारा पावर उन्हें दिया गया। कह सकते हैं कि वो इंडिया में ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो हम किसी एक्ट्स के, कौन सा एक्ट है जिसके अंदर इंडिया में गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को मतलब अपॉइंट किया गया था, वो कौन थे, किस एक्ट के अंदर, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वरना आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ें और फिर बताएं। नेक्स्ट फीचर क्या है चलिए देखते हैं। तो गवर्नर जनरल आप बताएंगे, पर अभी मैं बताने वाला हूँ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, जो पोस्ट, अभी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया ना। तभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कौन वो थे जो फर्स्ट आए थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे ब्रिटिश रूल में? जो चार्टर एक्ट 1833 में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नया नाम का पोस्ट बनाया गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से, तभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कौन वो ब्रिटिशर थे जो फर्स्ट इस पोस्ट में अपॉइंटेड हुए थे? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। और तो वो तो इंडिया के गवर्नर जनरल बन गए। तो इससे क्या होता है ना, बॉम्बे और मद्रास के वे जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स है वो डिक्रीज होने लगे, वो डिप्राइव होने लगे। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। सारा का सारा ब्रिटिश इंडिया का एग्जीक्यूटिव पावर उनमें ही सेंट्रलाइज किया गया। वो क्या कहते हैं, इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। पावर का सेंट्रलाइजेशन होने में फाइनल स्टेप था ना, इसलिए बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर से घटा दिया गया, सारा का सारा पावर उन्हीं में ही बेस्ट किया गया। सिविल, मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव, सारा लेजिस्लेटिव, सारा का सारा पावर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में ही
वेस्टेड किया गया था, वही सारा केस देखेंगे। The law made under the previous acts were called regulations, which laws made under this act were called acts. So ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लॉस मेड अंडर द प्रीवियस, इसके पहले जो भी एक्ट्स थे, मतलब चार्टर एक्ट 1830, क्या क्या एक्ट थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये जो भी एक्ट्स के अंदर जो भी बनाए गए थे रूल्स, उन्हें रेगुलेशंस कहा गया। क्या कहा गया? रूल्स नहीं, जो भी नियम बनाए जाते थे, जो भी प्रोविजंस बनाया गया था, उसी मतलब इस एक्ट से पहले उन्हें रेगुलेशंस किया गया, कहा गया। और इसी एक्ट के अंदर जो भी लॉस बनाए गए, जो रेगुलेशंस बनाए गए, उन्हें क्या एक्ट्स बोला गया। समझे? चार्टर एक्ट 1833 के पहले जो भी एक्ट्स थे, उसी एक्ट के अंदर जो भी रूल्स बनाए गए हैं, लॉज बनाए गए, उन्हें सब रेगुलेशंस कहा गया। और चार्टर एक्ट 1833 के अंडर जो भी लॉज बनाए गए, उसे तब से लेकर मतलब तब से एक्ट कहा गया। ठीक है? It ended the activities of the East India Company as a commercial body which became a purely administrative body. देखिए, ये पहली बात तो यह है कि ये जो सिस्टम है, ये जो कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल बॉडी नहीं रहा, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया, इसका शुरुआत पिछले एक्ट्स में भी हो गया था, पर ये फाइनल स्टेप था। क्या किया ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले जो कॉमर्शियल बॉडी के रूप में काम करता था, उसे एंड किया गया, विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ना कि कमर्शियल बॉडी रहा, ये एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गया। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटोरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेड्स एंड सक्सेसर्स। सो अब से स्टार्ट होगा कंपनी रूल, कंपनी का ही मोनोपोली रहेगा अब कंपनी, क्योंकि कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कर दिया गया। ठीक है, यही बात थी इसमें। तो सारा का सारा कॉमर्शियल केस जो देखता था पहले, उसे रद्द किया गया, जैसे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और सारा का सारा जो इंडिया का सिस्टम है यही संभालेगा। ठीक है, इसलिए कहेगा इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स, तो सारा का सारा यही संभालेगा। आपसे शुरू हो गया, इसका शासन ही शुरू हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुरू हो गया। The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition system for selection of civil servants and stated that Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company। एक अच्छा रोल था कि इंडिया में एक ओपन कम्पिटिटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। वो क्या था? सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एक अच्छा रोल था कि इंडियन को भी डिवेयर नहीं किया जाएगा, इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये एक अच्छा रोल था। कभी कभी वो अच्छे बन जाते थे, शायद भगवान की कृपा हो। द प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसे विरोध करने लगे। देखिए, कुछ समय के लिए अच्छा बन जाते हैं, कुछ समय के लिए बुरा बन जाते हैं, इन्हें इसीलिए इन्हें भरोसा ही नहीं करना चाहिए भाई। तो फिर देखिए, चार्टर एक्ट 1833 तो खत्म होता है यहाँ पर। 1853 में क्या होता है? द एक्ट वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। जितने भी चार्टर एक्ट है, सबसे लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 में जो आया था। सो ब्रिटिश इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 1793 में आया था पहला, उसके बाद 1813, उसके बाद हमने पढ़ा अभी 1833, और ये लास्ट था 1853। ठीक है। सो इसका फीचर्स क्या था? इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसमें ही काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है। माफ कीजिए, द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस विद द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इसने सेपरेट कर दिया। क्या सेपरेट कर दिया? लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया। किसका? गवर्नर जनरल्स काउंसिल। गवर्नर जनरल थे, उनका एक काउंसिल था, उन काउंसिल का एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को टुकड़ा कर दिया, सेपरेट कर दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स ऑफ द काउंसिल। देखिए, काउंसिल पहले लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों काम संभालता था, अलग हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल लगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच केम टू बी नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल नया हुआ, जो न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बना, उसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया।
This legislative wing of the council functioned as a mini parliament adopting the same procedures as British parliament. So इंडिया में ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये रेप्लिकेंट जैसा काम किया. कौन सा? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. This legislation for the first time was treated as a special function of government requiring special machinery, special process. ठीक है. It introduced an open competition system for selection and recruitment of the civil servants, जो में ये 1833 में भी शुरू हो गया था, इसमें और थोड़ा बढ़ावा दिया गया. एंड द कॉन्वेनेटेड सिविल सर्विस वाज थ्रोन ओपन टू ऑल इंडियन ऑल्सो. इन अकॉर्डिंगली मैकाउले कमिटी, द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस वाज अपॉइंटेड इन 1854. इसी एक्ट के अंदर 1853 चार्टर एक्ट के अंदर 1854 में एक इंडियन सिविल सर्विस कमिटी बनाया गया, जिसे कहा गया मैकाउले कमिटी. एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसे ध्यान से याद कीजिए. इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चैप्टर्स. दिस वाज ए क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनीज रूल कुड नॉट बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ऑफ द पार्लियामेंट. लाइक देखिए अच्छे से पढ़ते हैं क्या कहा गया. इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन. ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में छोड़ दिया गया. कुछ डिसाइड किया नहीं गया कि ये रूल कब तक चलेंगे. इसमें जो इस एक्ट के अंदर जो भी रूल बनाया गया है वो कब तक चलेगा ये डिसाइड नहीं किया गया, ये फिक्स नहीं किया गया, ब्रिटिश क्राउन के भरोसे छोड़ दिया गया. बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई इन पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक. तो पिछली बार जो चार्टर एक्ट बनाया गया था उन्हें उसके अंदर जो रूल बनाए गए थे डिक्लेयर किया जाता था कि ये रूल कब तक चलेंगे, इसका एक पीरियड डिक्लेयर किया जाता था. वो एक निर्दिष्ट पीरियड होता था, पर्टिकुलर पीरियड होता था. इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया, किसके भरोसे छोड़ दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के भरोसे छोड़ दिया गया. ये क्या इंडिकेशन था? एक इंडिकेशन था कि कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक. पार्लियामेंट जब चाहे कंपनीज रूल, कंपनी के रूल को टर्मिनेट कर सकता है. ये इंडिकेशन था. ब्रिटिश क्राउन के भरोसे मतलब वो चाहे टर्मिनेट कर सकते हैं, वो चाहे लंबा सकते हैं, उसे और भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो इसका मतलब है ना, तो बताया गया है कि कंपनी के रूल को कभी भी ब्रिटिश, देखो क्राउन का मतलब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही पार्ट है ना, पार्लियामेंट का ही पार्ट है. तो इसका मतलब पार्लियामेंट कभी भी उसे टर्मिनेट कर सकता है. क्यों? देखिए 1857 अभी तक हुआ नहीं है, पर इस तरह का डिसीजन लेगा क्योंकि उसी समय से इस विद्रोह के लिए तैयारी शुरू हो गया था, कुछ माहौल बन गए थे. ठीक है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया ताकि एक इंडिकेशन बन सकता है कि कंपनी का रूल कभी भी एंड हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है. किसके मर्जी से? पार्लियामेंट और क्राउन की मर्जी से. It introduced for the first time the local representation in Indian Legislative Council of the 6 new legislative members of the Governor General's Council. 4 members were appointed by the local governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. देखिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया उसमें फर्स्ट टाइम के लिए लोकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो 6 मेंबर थे उनमें से 4 मेंबर इंडिया के 4 लोकल एरियाज से इलेक्टेड होकर आएंगे. कौन कौन से एरिया? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा. इन्हीं चारों एरियाओं से रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, इंडियन हो गए, वो रिप्रेजेंटेटिव होकर आएंगे. ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था. तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हमने कंप्लीट किया कंपनी रूल. इसके बाद से क्राउन रूल शुरू होगा हमारा, मतलब 1857 रिवोल्ट के बाद जो शुरू हुआ. थैंक यू दोस्तों. इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे. वीडियो थोड़ा लेट आएगा अभी क्योंकि मेरा कुछ एग्जाम्स है, सेमेस्टर्स एग्जाम्स वगैरह है. सो हाँ, यदि मैं थोड़ा सा फ्री रहूँगा वीडियो अपलोड करते रहूँगा, पर आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए. थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है इसलिए मैं साइज से बोल नहीं पा रहा हूँ. देखिए लाइन बाय लाइन हम जा रहे हैं. अगर कोई दिक्कत है मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू दोस्तों, नमस्ते.